हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनामिका। मैं हूं अनामिका। इस वीडियो में हम +1 क्लास की इंग्लिश की बुक में से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ जेंडर बायस। इस वीडियो में हम फुल चैप्टर करेंगे, फुल चैप्टर रीड करके उसका मीनिंग समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग क्या है। तो चैप्टर का नेम क्या है? जेंडर बायस। जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है लिंग, यानी लड़का या लड़की, और बायस भेदभाव। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिंग के आधार पर भेदभाव, यानी लड़के या लड़की के बीच में भेदभाव करना। तो ये चैप्टर इसी के बारे में है। इस चैप्टर के जो ऑथर हैं सुधा मूर्ति, उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वीडियो को ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं। It was long time ago. I was young and bright, bold and idealistic. I was in the final year of my master's course in computer science at the Indian Institute of Science in Bangalore, then known as the Tata Institute. Life was full of fun and joy. I did not know what helplessness or injustice meant. आप साथ में अपनी बुक भी ले सकते हैं। तो ऑथर क्या कहती हैं? बहुत समय पहले की बात है, मैं साहसी, आदर्शवादी और जवान थी। ऑथर ये सब अपने बारे में बता रही हैं कि मैं बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस के मास्टर कोर्स के फाइनल ईयर में थी, जिसे उस समय टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। मेरी लाइफ मस्ती और आनंद से चल रही थी। उस समय तो मुझे अन्याय और लाचारी का मतलब तक नहीं पता था। आगे कहती हैं, it was probably the April of 1974. Bangalore was getting warm and gulmohars were blooming at the IISc campus. I was the only girl in my postgraduate department and was staying at the ladies' hostel. Other girls were pursuing research in different departments of science. कहती हैं कि ये शायद 1974 के अप्रैल के महीने की बात है। बेंगलोर में थोड़ी गर्मी हो रही थी और IISc कैंपस में गुलमोहर खिल रहे थे। गुलमोहर पता है आपको क्या होता है? गुलमोहर का पेड़ होता है, कुछ ऐसा। ऑथर कहती हैं कि मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में अकेली लड़की थी और लेडीज़ हॉस्टल में रह रही थी, लड़कियों वाले हॉस्टल में रह रही थी। बाकी लड़कियां जो थीं वो साइंस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रिसर्च कर रही थी, खोज कर रही थी। I was looking forward to going abroad to complete a doctorate in computer science. I had been offered scholarship from universities in US. I had not thought of taking up a job in India. One day, while on the way to my hostel from our lecture hall complex, I saw an advertisement on the notice board. It was a standard job requirement notice from a famous automobile company, Telco. Now it is called Tata Motors. It stated that the company required young, bright engineers, hardworking, and with an excellent academic background, etc. At the bottom was a small line, lady candidates need not apply. I read it and was very upset. For the first time in life, I was up against the gender discrimination. तो ऑथर क्या कहती हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट पूरा करने के लिए विदेश जाने के बारे में सोच रही थी। ये सारी बातें जो हैं वो ऑथर अपने बारे में बता रही हैं कि मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप के ऑफ़र मिले थे। मैंने भारत में नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा था। एक दिन हॉस्टल में जो रास्ता लेक्चर हॉल की ओर जाता था, वहाँ नोटिस बोर्ड पर उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी, विज्ञापन देखा। वो एक जॉब रिक्वायरमेंट नोटिस थी जो कि एक प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका नाम टेल्को है उसकी ओर से था। आजकल उसे टाटा मोटर्स कहते हैं। इसमें बताया गया था कि कंपनी को मेहनती और कठोर परिश्रम वाले जो अच्छे इंजीनियर चाहिए। नीचे एक छोटी सी लाइन और लिखी थी, दैट वाज लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई, मतलब औरतें इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। तो उन्होंने जब इसके बारे में पढ़ा तो वो बहुत अपसेट हो गई। कहती हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का
ज़िंदगी में ये मेरी पहली बार था जब मैंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ कुछ बोला था। मुझे उस नौकरी को पाने की कोई चाह नहीं थी। मैं उसे चुनौती की तरह ले रही थी। मैंने एकेडमिक्स में बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। मेरे जो पुरुष साथी थे, जो मेल पेयर्स थे, उनसे अच्छा किया मैंने। मुझे कहीं न कहीं पता था कि असल जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ़ एकेडमिक में ही अच्छा होना काफ़ी नहीं है। उस नोटिस को पढ़ने के बाद मैं गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मैंने डिसाइड किया कि जो टेल्को कंपनी की मैनेजमेंट है, उसमें जो ये अन्याय हो रहा है कि लड़कों को जॉब दी जा रही है और लड़कियों को नहीं। तो इस बारे में कंपनी का जो टॉप मोस्ट पर्सन है, सर्वोच्च व्यक्ति है, उसे सूचित करूँ। मैंने एक पोस्ट कार्ड लिया और लिखना शुरू कर दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता था कि टेल्को कंपनी के हेड कौन हैं, उसकी शुरुआत किसने की। मैंने सोचा कि इस कंपनी के हेड टाटाज़ में से ही कोई एक होंगे। मुझे इतना पता था कि टाटा ग्रुप के हेड जेआरडी टाटा हैं। मैंने उनकी तस्वीरें अखबारों में देखी थी। दरअसल उस समय सुमंत मूलगोकर कंपनी के चेयरमैन थे। मैंने कार्ड लिया, जेआरडी टाटा को एड्रेस किया और लिखना शुरू कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उस दिन क्या लिखा था। मैंने लिखा था, महान टाटा हमेशा से अग्रणी रहे हैं। They are the people who started the basic infrastructure industries in India, such as iron and steel, chemicals, textiles, and locomotives. They have cared for higher education in India since 1900, and they were responsible for the establishment of the Indian Institute of Science. Fortunately, I studied there, but I am surprised how a company such as Telco is discriminating on the basis of gender. I posted the letter and forget about it. Less than 10 days later, I received a telegram stating that I had to appear for an interview at Telco's Pune office at the company's expense. I was taken aback by the telegram. My hostel mates told me that I should use the opportunity to go to Pune free of cost and buy them the famous Pune sarees for cheap. नेक्स्ट ऑथर कह रही हैं, वे वो लोग हैं जिन्होंने भारत में बुनियादी ढांचा उद्योग शुरू किया, जैसे लोहा और इस्पात, केमिकल्स, कपड़ा और रेल इंजन। उन्होंने 1900 से भारत में हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा की देखभाल की है और वे भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए जिम्मेदार हैं। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से मैं भी वहीं पढ़ी। पर मैं इसी जानकर हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी लिंग के आधार पर भेदभाव कैसे कर सकती है। इतना मैंने लिखा और लेटर पोस्ट कर दिया। फिर इसके बाद मैं इसके बारे में भूल गई। 10 दिन भी नहीं हुए थे, मुझे एक टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था कि मुझे टेल्को कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है, पुणे, वो भी कंपनी के खर्चे पे। मैं उस टेलीग्राम से हैरान हो गई थी। जो मेरी फ्रेंड्स थीं, जो मेरे साथ उस हॉस्टल में रह रही थीं, उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा मौका है, तुम फ्री में पुणे घूम सकोगी और वहाँ साड़ियाँ भी बहुत सस्ती मिलती हैं, तो तुम वो भी खरीद सकोगी। I collected 30 rupees each from everyone who wanted a sari. When I look back, I feel like laughing at the reason for my going. But back then they seemed good enough to make the trip. It was my first visit to Pune, and I immediately fell in love with the city. To this day, it remains dear to me. I feel as much at home in Pune as I do in Hubli, my hometown. The place changed my life in so many ways. मैंने उन सब से 30-30 रुपए लिए जिन्हें साड़ी चाहिए थी। जब मैं पीछे मुड़कर देखती, मुझे ऐसा फील होता जैसे वो मेरे पुणे जाने की वजह पर हंस रहे हैं। पर जब मुड़ती तो ऐसा लगता कि अच्छा ही है, एक अच्छी ट्रिप बन जाएगी। ये मेरा पुणे का पहला विज़िट था। मैं पुणे पहली बार गई थी और अचानक ही मुझे उस शहर से प्यार हो गया। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा और हमेशा प्यारा रहेगा। मैं पुणे में उतना ही घर जैसा महसूस कर रही थी जितना हुबली में करती थी, जो कि मेरा शहर है। इस जगह ने मेरे जीवन को कई मायनों में बदल दिया।
As directed, I went to Telco's Pimpri office for the interview. There were 6 people on the panel, and I realized then that this was a serious business. जैसा कि निर्धारित था, मैं टेल्को के पिंपरी ऑफिस में इंटरव्यू के लिए गई। वहाँ पैनल में सिर्फ 6 लोग थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये बिजनेस कितना गंभीर है। This is the girl who wrote to GRD. I heard somebody whisper as soon as I entered the room. By then, I knew for sure that I would not get the job. The realization abolished all my fears from my mind. So I was rather cool while the interview was being conducted. जब वहाँ ऑथर पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसी खुसर-पुसर सुनी। यही वो लड़की है जिसने जीआरडी को लेटर लिखा था। ऑथर कहती हैं कि जब तक उस वक्त मुझे पूरा श्योर हो गया था कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। इस एहसास ने मेरे सारे डरों को ख़त्म कर दिया। इसलिए जब इंटरव्यू हो रहा था तब मैं एकदम कूल थी। मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। Even before the interview started, I reckoned the panel was biased. So I told them rather impolitely, I hope this is only a technical interview. इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही मैंने मान लिया था कि पैनल पक्षपाती है, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा गुस्से में कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ टेक्निकल इंटरव्यू है, मतलब उस लेटर का बदला लेने के लिए नहीं है। They were taken aback by my rudeness, and even today I am ashamed of my attitude. The panel asked me technical questions and I answered all of them. वो लोग मेरी बदतमीजी को देखकर दंग रह गए और आज तक मुझे अपने उस रवैये पर शर्म आती है। पैनल ने मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे और मैंने उन सब का जवाब दिया। Then an elderly gentleman with an affectionate voice told me, "Do you know why we said lady candidates need not apply? The reason is that we have never employed any ladies on the shop floor. This is not a co-ed college, this is a factory. When it comes to academics, you are a first ranker throughout. We appreciate that, but people like you should work in research laboratories." तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेह भरी आवाज़ में मुझसे कहा, तुम्हें पता है कि हमने क्यों कहा कि औरतें इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकती? इसका कारण ये है कि हमने कभी किसी औरत को शॉप फ्लोर पे काम पे नहीं रखा। ये कोई को-एड कॉलेज नहीं है, ये फैक्ट्री है। जब भी एकेडमिक्स की बात आती है तुम सभी में पहले स्थान पर आती हो। हम इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं, पर आप जैसे लोगों को खोज प्रयोगशालाओं में, रिसर्च लैबोरेटरीज में काम करना चाहिए। I was a young girl from a small town, हुबली. My world had been a limited place. मैं एक छोटे से शहर हुबली की एक यंग लड़की थी। मेरी दुनिया बस इसी छोटी सी जगह तक ही सीमित थी। I did not know the ways of large corporate houses and their difficulties, so I answered, "But you must start somewhere, otherwise no woman will ever be able to work in your factories." मुझे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस और उनकी मुश्किलों के बारे में नहीं पता था, तो मैंने बस इसका जवाब दे दिया, पर आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी औरत आपकी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकेगी। Finally, after a long interview, I was told I had been successful. So, this was that the future had in store for me. Never had I thought I would take up a job in Pune. आखिरकार एक लंबे इंटरव्यू के बाद मुझे बताया गया कि मैं कामयाब रही। तो ये था कि फ्यूचर मेरे लिए स्टोर में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी पुणे में जॉब मिलेगी। I met a shy young man from Karnataka there. We became good friends and we got married. It was after joining Telco and I realized who JRD was, the uncrowded king of Indian industry. Now I was scared, but I did not get to meet him till I was transferred to Bombay. One day I had to show some reports to Mr. Mulgokar, our chairman, who we all knew as SM. वहाँ मैं एक कर्नाटका के शर्मीले जवान आदमी से मिली। हम दोस्त बन गए और हमने शादी कर ली।
ये टेल्को ज्वाइन करने के बाद था जब मैंने रियलाइज़ किया कि जेआरडी कौन है, भारतीय उद्योग के राजा। अब मैं डर गई थी, लेकिन फिर भी मैं उनसे तब तक नहीं मिली जब तक मेरा ट्रांसफ़र बॉम्बे नहीं हो गया। एक दिन मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिस्टर मूलगोकर को दिखानी थी, जो हमारे चेयरमैन थे, जिसे हम सब एसएम के नाम से जानते थे। I was in his office on the first floor of Bombay House when suddenly JRD walked in. That was the first time I saw Apro JRD. Apro means R in Gujarati. This was the affectionate term by which people at Bombay House called him. मैं बॉम्बे हाउस में उन्हीं के ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे थी, तभी अचानक जेआरडी अंदर आ गए। वो पहली बार था जब मैंने एप्रो जेआरडी को देखा था। यहाँ ऑथर ने गुजराती वर्ड यूज़ किया है एप्रो। एप्रो होता है हमारे, मतलब ऑथर कह रही हैं कि वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने हमारे जेआरडी को देखा था। I was feeling very nervous, remembering my postcard episode. SM introduced me nicely. Jay, that's what his close associates called him. This young woman is an engineer, and that too a postgraduate. She is the first woman to work on telco shop floor. JRD looked at me. I was praying he would not ask me any question about my interview or the postcard that processed it. मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, वो जब मैंने लेटर पोस्ट किया था उसे याद कर करके। एसएम ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा, जे, ये औरत एक इंजीनियर हैं और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। ये टेल्को की शॉप फ्लोर पे काम करने वाली पहली औरत हैं। जेआरडी ने मेरी ओर देखा। मैं तो बस यही प्रे कर रही थी कि कहीं वो मुझसे मेरे इंटरव्यू के बारे में मुझसे कुछ पूछ ना लें। Close to 50% of the students in today's engineering colleges are girls, and there are women on the shop floor in many industry segments. I see these changes and I think of JRD. If at all time stops and asks me what I want from life, I would say I wish JRD were alive today to see how the company he started has grown. He would have enjoyed it wholeheartedly. आज के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 50% के करीब स्टूडेंट्स लड़कियां हैं और इंडस्ट्री के कई हिस्सों में शॉप फ्लोर पर लड़कियां काम कर रही हैं। मैं इन बदलावों को देखती हूँ और जेआरडी के बारे में सोचती हूँ। अगर समय रुक जाए और मुझसे पूछे कि मैं ज़िंदगी में क्या चाहती हूँ, तो मैं कहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि काश जेआरडी आज जिंदा होते और देखते कि उनकी शुरू की गई कंपनी आज कितनी बढ़ चुकी है। पूरे दिल से इसका वो आनंद लेते। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जल्द ही आने वाली है। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसे ही और वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।